गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है टाइम कांस्टेंट इस नेटवर्क का बताएं। तो देखिए टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आपके पास कभी भी सीरीज में आरसी सर्किट होगा गिवन और उसका आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा जाएगा। तो कैसे निकालना है, सीरीज आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सर्किट का आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय सी इक्विवेलेंट करेंगे। दैट विल बी योर टाइम कांस्टेंट ऑफ योर आरसी सर्किट। सिमिलरली आपको कभी अगर सीरीज आरएल सर्किट दिया गया हो और उसका आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा हो तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या करेंगे आप, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट करेंगे एंड दैट विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ योर सीरीज आरएल सर्किट। तो यहाँ पे हमें सीरीज आरसी सर्किट दिया गया है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालें, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट को, दैट विल बी योर टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या बनेगा, ये आर और ये आर आपस में पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर बाय 2। ये सी और ये सी आपस में पैरेलल में है तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2c। सो टाइम कांस्टेंट क्या बन जाएगा आपका इस सीरीज आरसी सर्किट का, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय सी इक्विवेलेंट दैट इज 2c। सो आरसी इज योर टाइम कांस्टेंट इस सर्किट के लिए। सो डी इज योर आंसर। इसी तरह से कभी आपको सीरीज आरएल सर्किट दिया होगा तो आपको वहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। व्हाट यू हैव टू डू, एल और आर फाइंड आउट कीजिए और एल डिवाइडेड बाय आर कीजिए, दैट विल बी योर टाइम कांस्टेंट फॉर योर सीरीज आरएल सर्किट। चलिए अब ये एमसीक्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है 10 माइक्रोफैरेड एंड 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर आर इन सीरीज, मतलब आपको दो कैपेसिटर दिए गए हैं इस तरह से और आपको कहा गया है ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनकी रेटिंग दी गई है। एक कैपेसिटर आपका 10 माइक्रोफैरेड का है एंड द अदर वन इज ऑफ 20 माइक्रोफैरेड। द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड बाय 150 वोल्ट और आपसे पूछा गया है द वोल्टेज अक्रॉस द 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी बन रही है वो आपको निकाल के देनी है। इस कैपेसिटर को अगर मैं C1 का नाम दे दूँ और इस कैपेसिटर को C2 का, तो ये V2 वोल्टेज मुझे निकाल कर देनी है, क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपने जैसे सुना होगा एक कंसेप्ट कॉमन लिखा पे, सीरीज में करंट सेम होती है, उसी तरह से सीरीज में चार्ज भी सेम होता है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो देखिए इस कंसेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे। सीरीज में अगर चार्ज सेम है तो इसका मतलब कैपेसिटर 1 पे जो चार्ज बन रहा है सेम चार्ज विल बी ऑन कैपेसिटर 2। ठीक है, अब Q1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, C1 मल्टीप्लाई बाय V1। सिमिलरली Q2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, C2 मल्टीप्लाई बाय V2। यहाँ C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 10 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय V1 एंड सिमिलरली 20 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय V2। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2V2 इक्वल टू V1। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। यहाँ से ये माइक्रोफैरेड ये 10 कैंसिल, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास V1 इक्वल टू 2V2। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए V1 प्लस V2 इन टोटल इज इक्वल टू 150 वोल्ट्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं। पुट V1 इक्वल टू 2V2 in equation 2, we get 2V2 plus V2 equal to 150 volts. 3V2 is equal to 150 volts and from here we can see V2 is equal to 50 volts. तो ये आ गया हमारा सेकेंड कैपेसिटर की वोल्टेज का आंसर, दैट इज 50 वोल्ट्स। सो A इज योर आंसर। हमारे सेकेंड कैपेसिटर में जो वोल्टेज बन रही है दैट इज 50 वोल्ट्स। कहाँ से निकाला, फ्रॉम द कंसेप्ट कि सीरीज में चार्ज
सेम होता है। और ये आगे हमारी सबसे पहली इक्वेशन, और इसी की हेल्प से हमने फर्दर आगे हमारा V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहीं से अगर V1 निकालना होता तो V1 क्या आ जाना था हमारा 50, V2 की वैल्यू है V1 वुड हैव बीन 100 वोल्ट्स। अगर पूछा होता तो V1 की वैल्यू भी निकल सकती थी। चलिए अब ये MCQ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, आपको करंट की वेव शेप दी गई है जो एक इंडक्टर से पास हो रही है करंट, उसकी आपको वेव शेप दी गई है एंड दैट इज दिस वन। आपसे पूछा गया है वेव की सिग्नल की शेप क्या होगी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट इंडक्टर। उस इंडक्टर के अक्रॉस करंट की आपको वेव शेप दी गई है इस तरह से। आपसे वोल्टेज की वेव शेप पूछी गई है क्या बनेगी, और ये आपको 4 डायग्राम्स दी गई हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है और कैसे आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए एक इंडक्टर में करंट का और वोल्टेज का बेसिक रिलेशन क्या रहता है, V इज इक्वल टू LdI/dt। यहाँ पे आपको करंट की वेव शेप क्या दी गई है, एक रैंप फंक्शन। तो रैंप फंक्शन की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, दैट विल बी यूनिट स्टेप फंक्शन। सो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन देखिए एक ही गिवन है, दैट इज दिस वन। सो ए इज योर आंसर। ये रैंप फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे यूनिट फंक्शन मिलेगा। ये एक सिग्नल सिस्टम का पार्ट है। सिग्नल सिस्टम मैं इस चैनल पे नहीं पढ़ाऊँगा। सिग्नल सिस्टम में कैसे सॉल्व करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स वो आप नीजो अकेडमी से पढ़ सकते हैं या किसी और चैनल से, जो भी आप प्रेफर करें। तो सिग्नल सिस्टम मैं यहाँ इस कोर्स में कवर नहीं करूँगा। एक आध बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए। सिग्नल सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है R ऑफ टी, रैंप फंक्शन की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, दैट विल बी यूनिट स्टेप फंक्शन। और यूनिट स्टेप फंक्शन की अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको कौन सा फंक्शन मिलेगा, इम्पल्स फंक्शन। तो हमने यहाँ पे इसी फैक्ट का यूटिलाइज करते हुए ये न्यूमेरिकल ये MCQ सॉल्व किया है। और सिमिलर कंसेप्ट रहता है इम्पल्स फंक्शन की अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, एंड सिमिलरली यूनिट स्टेप फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक रैंप फंक्शन मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास रैंप फंक्शन था और उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी थी। तो डिफ्रेंशिएशन करके हमें कौन सा फंक्शन मिलना था, एक रैंप फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करके हमें यूनिट फंक्शन मिलना था। सो ऑन दिस कंसेप्ट वी हैव सिलेक्टेड और आंसर ए। हमारी वोल्टेज जो इंडक्टर में बनेगी दैट विल बी ऑफ दिस शेप। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल किस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से, एक रेजिस्टर इन सीरीज विद द इंडक्टर, दिस इज योर कॉइल। ठीक है, अगर आपसे कभी बल्ब या हीटर के बारे में बात करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करनी हो बल्ब की या हीटर की, दैट रिप्रेजेंटेशन विल होल्ड ओनली रेजिस्टर अनलेस एंड अनटिल गिवन कि इसके साथ इंडक्टर भी है। आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन बल्ब की और हीटर की एक सिंपल रेजिस्टर लेनी होती है। और कॉइल अगर आपको गिवन हो और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको लेनी हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, अ रेजिस्टर इन सीरीज विद एन इंडक्टर। कॉइल की जनरल रिप्रेजेंटेशन में रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों रहेंगे अनलेस गिवन आइडियल कॉइल विल बी ओनली इंडक्टर। तो नॉर्मल प्रैक्टिकल कॉइल में आपको रेजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर लेना होता है, और जहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर लेना होता है वो जगह कौन सी है, बल्ब और हीटर की। न्यूमेरिकल में हमें कॉइल की बात की गई है तो आइडियल केस नहीं लिखा हुआ, जनरली कॉइल लिखा हुआ, तो रेजिस्टर इन सीरीज विद इंडक्टर आप डायरेक्टली इसकी रिप्रेजेंटेशन एक कॉइल की ले सकते हैं। तो चलिए आगे इस न्यूमेरिकल को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आपको कहा गया है अ कॉइल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज़ अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। तो मान लेते हैं ये आ गया आपका R, ये आ गया आपका L,
इसका टाइम कांस्टेंट है। सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, अभी डिस्कस किया था, L डिवाइडेड बाय R। आगे आपसे पूछा गया है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, इस इंडक्टर के अगर टर्न्स डबल कर दिए जाएं तो बताइए इस कॉइल का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, अनइफेक्टेड गेट हाफ। तो आपको ये बताना है टाइम कांस्टेंट में क्या ऐसी वेरिएशन आएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इन मेरिकल। तो ये टाइम कांस्टेंट मान लेते हैं, पुराना टाइम कांस्टेंट पुराने इंडक्टर के लिए जब उसकी टर्न्स नॉर्मल थी, फर्स्ट केस के लिए। नेक्स्ट केस में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ टर्न्स आपकी नई कॉइल में क्या कर दी गई हैं, ट्वाइस द ओल्ड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, डबल कर दी गई हैं आपकी नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपका इंडक्टर का क्या होगा, देखिए आपका इंडक्टर का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, म्यू एंड स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। पहले इसकी डिस्क्रिप्शन प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर दी हुई है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये अगर इक्वेशन मैं आपके पुराने केस के लिए इंडक्टर के लिए ले लूँ और आपके नए इंडक्टर के लिए कैसी इक्वेशन मिल जाएगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एन न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो आ जाएगा आपका एन न्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू 2 टाइम्स एन ओल्ड, तो ये हो जाएगा 4 एन ओल्ड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। एंड नाउ आई कैन राइट डाउन नए इंडक्टर की वैल्यू होगी 4 टाइम्स मोर देन योर प्रीवियस इंडक्टर। टर्न्स बढ़ाने पे, टर्न्स को डबल करने पे आपका इंडक्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो आपका टाइम कांस्टेंट देखते हैं क्या होगा, न्यू टाइम कांस्टेंट विल बी एल न्यू डिवाइडेड बाय आर। न्यू टाइम कांस्टेंट can also be written as this, and this expression can also be written as old time constant. So your new time constant will be 4 times your old time constant. तो आपके इंडक्टर के टर्न्स डबल करने पे आपका इंडक्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा और आपके सिस्टम का टाइम कांस्टेंट भी 4 टाइम बढ़ जाएगा। सो बी इज योर आंसर। चलिए अभी एमसीक्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 1 मेगाहर्ट्ज, मतलब एट 1 मेगाहर्ट्ज अगर आपका सर्किट रेजोनेट कर रहा है, व्हाट दैट मीन्स कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपके सर्किट का रिएक्टिव पार्ट क्या होगा, 0। सीरीज आरएलसी सर्किट है, सो वी कैन राइट डाउन एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0। सीरीज आरएलसी सर्किट कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये आ गया आपका आर, ये एक्सएल, ये एक्सी, ये वोल्टेज किसी फ्रीक्वेंसी की। अगर आपका ये सर्किट एट रेजोनेट है एट 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो क्या केस बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। दिस एक्स कैन बी रिटन एज एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0, और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एट रेजोनेट फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा गया है एट frequency 1.1 megahertz the circuit impedance will be inductive, resistive, capacitive and will depend on relative amplitude वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया है वो है कि एट फ्रीक्वेंसी 1.1 मेगाहर्ट्ज सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, इंडक्टिव, रेजिस्टिव या कैपेसिटिव, इनमें से आपको कोई आंसर बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एट 1 मेगाहर्ट्ज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, वन थिंग वी नो फॉर श्योर। अब एट 1.1 megahertz, one thing we definitely know, XL will not be equal to XC। ठीक है,
at 1 megahertz XL is equal to XC, at 1.1 megahertz it won't be equal to XC. ठीक है, XL will not be equal to XC. या XL बड़ा होगा या XC बड़ा होगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका सर्किट इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा. तो अब बताते हैं यहाँ से देख के कि 1.1 मेगाहर्ट्ज़ में बताइए आपका सर्किट इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा. ये इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं. देन चूज़ योर आंसर. नहीं बता सकते तो एक काम करते हैं, XL को ब्रेक करके देखते हैं. XL कैन बी सीन एज 2 पाई FL एंड सिमिलरली XC कैन बी सीन एज 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई FC. अब यहाँ पे रिलेशन देखना है कौन सा होल्ड करता है. F की अगर वैल्यू बढ़ गई है सो आपका XL बढ़ जाएगा. F की वैल्यू अगर यहाँ पे बढ़ गई है तो आपका टोटल XC घट जाएगा. At 1 megahertz XL was equal to XC at 1.1 megahertz. और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी बढ़ गई तो डेफिनेटली XL की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ने पे आपका XC की वैल्यू घट जाएगी. सो योर सर्किट विल बी नाउ इंडक्टिव. सो ए इज़ योर आंसर. आप फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से बढ़ाएंगे तो आपका सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा. आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं बात. सो वेल एंड गुड. नहीं समझ सकते ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे आपने AC सर्किट एनालिसिस में अपनी बुक्स में इस तरह का ग्राफ देखा होगा. ये आ गया आपका ग्राफ फ्रीक्वेंसी और करंट का. ये टिप आपकी रिप्रेजेंट करती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को. इस टिप के बियॉन्ड इस साइड आप अपनी फ्रीक्वेंसी को फर्दर बढ़ाएंगे. दिस इज F0 इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी पे XL इज इक्वल टू XC एंड Z इज इक्वल टू R. दिस डायग्राम इज फॉर सीरीज RLC सर्किट and this tip belongs to maximum current drawn in series RLC circuit at resonating frequency. तो इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा. आइदर यू में से सिमिलरली लैगिंग पावर फैक्टर का बन जाएगा, और अगर आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो आपका सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा. नाउ दिस इज द ग्राफिकल वे टू से कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा. आप ऐसे याद रख सकते हैं. तो ऐसे याद रख लीजिए, आपकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो क्या होगा, आपका सर्किट क्या होगा, इंडक्टिव या कैपेसिटिव. या आप इस मैथमेटिकल वे में देख सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा या घटेगी तो क्या होगा. मैथमेटिकल वे आपको समझ आता है तो वैसे याद कर लीजिए, वैसे समझ लीजिए बात को. और ये द ऑप्शन यू हैव इज़ अ ग्राफिकल वे. आप ग्राफिकल ये ग्राफ याद रखना चाहते हैं तो ये आप ग्राफ याद रख सकते हैं. सो इन दिस केस हम कह सकते हैं हमारा सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा जब आप फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा के 1.1 मेगाहर्ट्ज करेंगे. सो ए इज़ योर आंसर.